नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये आज के जो हमारा सेशन रहेगा वो सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के लिए रहेगा, जिसमें आज हम इकाई 3 यूनिट 3 देखेंगे, है ना। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही प्ले स्टोर से जाके आप एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जहां से आप एडीओ के लिए फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लासेस मिलेगा। क्लासेस के पश्चात उन टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। टॉपिक दिलाने के साथ आपको क्लास नोट्स पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर का होगा और 1 ईयर में आपको जो कंप्लीट है वो मल्टीपल एसेस रहेगा। इसके अंदर जो टॉपिक टेस्ट है ना वो मल्टीपल एसेस रहेगा और वीडियो क्लासेस आप जितना बार चाहे देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर, एमसीक्यू मिल जाएगा। कोर्स बहुत कम फीस पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अगर आप एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको टोटल 30 टॉपिक टेस्ट, 10 मेगा टेस्ट और 10 फ्री टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी टोटल आपका 50 टेस्ट होगा, ठीक है। 50 टेस्ट होगा। टेस्ट को आप अपने समय के अनुसार कभी भी किसी भी समय दिला सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। साथ ही सभी टेस्ट मल्टीपल अटेम्प्ट होंगे और टेस्ट दिलाने के बाद स्कोर, रैंक और आंसर का एक्सप्लेनेशन तीनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं हम इकाई 3, है ना, यूनिट 3 देखने वाले हैं आजीविका के अंतर्गत, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। ये आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है ना। तो ये देखेंगे इसका जो क्रियान्वयन है वो मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन होता है? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत यह संचालित होता है और इसकी स्थापना अधिनियम 1956 के अंतर्गत 61वां जो अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। जो एक संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है। कार्य की अगर बात करें तो कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास करना। ये जो मेन है आपका, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। साथ ही प्रति व्यक्ति निवेश कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना, यानी कि कृषि के अलावा और जो क्षेत्र है ना, जो गैर कृषि हो जाएगा और जो सतत, जो लगातार कंटिन्यू होते रहता है उसके अवसर को सृजित करना, ठीक है। जैसा कि विभिन्न कार्यक्रम इसके क्या हो जाएंगे, कौशल उन्नयन हो जाएगा, प्रौद्योगिकी अंतरण हो जाएगा, अनुसंधान, विकास एवं विपणन, है ना। और उसका मेन उद्देश्य है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से निम्नलिखित शामिल है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, यह सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्य रहेगा। आर्थिक में मतलब बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना, ठीक है। जो बेचने योग्य सामग्री होता है जैसे कि वनोपज हो जाएगा, वन से जो उत्पन्न होने वाले वनोपज है वे आपका बेचने वाले के अंतर्गत आ जाएगा। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का विकास करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके संगठन की स्थापना मुंबई में, है ना, मुंबई में किया गया था और ये मुख्यालय भी है ना, मुंबई ही इसका मुख्यालय है। मुंबई ही मुख्यालय है। साथ ही मुंबई के अलावा जो 6 इसके और आंचलिक कार्य है ना, जैसे नई दिल्ली हो जाएगा, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित 6 आंचलिक कार्यालय हैं और देश भर में टोटल 44 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्य करता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है ना, मुख्यालय कहाँ है आपका मुंबई में हो जाएगा। और कितने आंचलिक स्टेट में है? 6 में। और टोटल कार्यालय की बात करें तो टोटल 44 कार्यालय है, ठीक है। उसके अंदर देखें एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना, है ना, इसकी स्थापना कब किया गया था। याद रखें 1956 अधिनियम के अंतर्गत जो 61वां अधिनियम है उसके, और किसके द्वारा किया गया था? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो खादी और ग्रामोद्योग है ना, वो जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम में ग्रामीण उद्योगों को 7 वृहद वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि उसकी उपयोगिता या उनकी प्राप्ति के आधार पर खनिजों को या उद्योगों को बांटा गया है। तो ये आधार आपको 7, है ना, 7 वृहद वर्गों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग को, किस उद्योगों को किस श्रेणी में रखा जाता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो इन वर्गों का निर्धारण जो है वो 7 प्रकार से किया गया है ना। एक सेकंड।
तो खादी और जो ग्रामोद्योग अधिनियम है उसके अनुसार जो ग्रामीण उद्योग को 7 वृहद वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्ग जैसे खनिज आधारित उद्योग की अगर बात करें तो ऐसे उद्योग जो खनिज या खनन के स्वरूप प्राप्त होते हैं उनके जो उनसे रिलेटेड जो उद्योग है वो खनिज आधारित उद्योग में ही लाया जाता है। जैसे चूना है, स्लेट है, पेंसिल निर्माण हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना चांदी, पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग गुलाल, चूड़ी पत्थर, नकाशी, है ना। तो ये सभी जो उद्योग है या इनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वे आपका खनिज आधारित उद्योग में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वन आधारित उद्योग, यानी कि ऐसा उद्योग जो वन से प्राप्त होते हैं। वन से जैसे लकड़ी प्राप्त होगा, लकड़ी से काजल हो जाएगा, कत्था, गोंद, रबड़, दिया सलाई, फटाका बनाना, है ना, अगरबत्ती, बांस, कागज, डिब्बा बनाना, जिल्द साज बनाना, खसल, तेंदुपत्ता, वनोत्पाद संग्रहण, है ना, जो वनोत्पाद संग्रहण है वो संग्रहण इकट्ठा करने का है। तो ये दो प्रकार से भी आपका हो जाएगा। तो मेन इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि खनिज उद्योग से आधारित इनमें से कौन सा है, आपको ये इनमें से कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, वन आधारित कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, या वन से रिलेटेड जैसे रबर दे दिया जाएगा मान के चलिए, या फटाका दे दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कूट मिलान में कि कौन सा खनिज आधारित उद्योग है और कौन सा वन आधारित उद्योग है, या आगे और जितने भी उद्योग आएंगे उनसे वो पूछने के लिए जोड़ सकता है। ये सब देखते हैं। तीसरा कृषि या खाद्य उद्योग, है ना, पशुपालन, खाद्य उद्योग के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, फल सब्जी उत्पाद, फूल, रेशम कीट, शहद उत्पादन, अनाज, दाल, मसाला, ताड़, गन्ना, नारियल, जूट, औषधि, काजू, पशुधन, पत्तल, है ना। तो ये सभी आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो जूट उद्योग आएगा, वस्त्र उद्योग, कपास, चीनी उद्योग, चीनी से गन्ना हो जाएगा, वनस्पति एवं खाद्य तेल जैसे तेली का हो जाएगा, सरसों, मूंगफली, चाय, कॉफी, तंबाकू एवं कागज, ये सभी आपका डायरेक्ट कृषि आधारित उद्योग में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। तो रसायन के लिए देख लेंगे पॉलीमर से, तो खाल संबंधी देख लेंगे, जूते, साबुन, रबर जो बनता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो ये हो जाएगा मोमबत्ती, कपूर, प्लास्टिक, मेहंदी, केश तेल, डिटर्जेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट जैसे इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग, है ना, एल्यूमिनियम, बर्तन निर्माण करना, बायोगैस, सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांस्य बर्तन, मोटर, बैंडिंग, पवन ऊर्जा, ये सभी आपके इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग, है ना, जो गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग के अंतर्गत आएंगे। तो ये एग्जाम में आप याद रखेंगे कौन सा जो उद्योग है, कौन सा ग्रामीण उद्योग है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में आपका यहाँ से कूट लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उपयोग, यानी खादी को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद जो टेक्सटाइल है वो किस प्रकार से होता है, हथकरघा सामान हो जाएगा, सूत कताई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा क्रिया है, यानी कि जो सर्विस होती है ना, जो सर्विस होती है उन्हें सेवा क्रिया कहते हैं। जैसे ग्रामीण स्तर में आपको धोबी मिल जाएगा, धोबी एक प्रकार का सर्विस है, नाई सर्विस करता है, बिजली वायरिंग वाला घर, मरम्मत कार्य करता है, निर्माण करता है, जो शिक्षा देता है, चिकित्सा। यहाँ तक जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ मान के चलिए, है ना, तो टीचिंग भी ये भी एक प्रकार से सेवा क्रियाएं हैं। तो ग्रामीण अंचल में ये सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं या उद्योग है ना, उन सभी को एक श्रेणी बना के सबको अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका महत्व क्या है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां पूंजी का अभाव है, वह अत्यधिक बेरोजगारी है, यहाँ लघु उद्योग, है ना, यहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से विकास की आधारशिला है। इसका निम्नलिखित महत्व है। अगर महत्व की बात करें तो आपको रोजगार के लिए मेन इसका क्या है, तो सबसे पहले इसका महत्व है वो रोजगार सृजन, यानी कि बेगारी और गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति की प्रधानता है और उस श्रम के माध्यम से आपको रोजगार उपलब्ध कराना है। स्थानीय संसाधनों का दोहन, यानी कि आपके आसपास जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए आप अपनी आजीविका या जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करते हैं उनका दोहन करना, है ना, या आपके जो आसपास जो स्थानीय संसाधन है उनका दोहन करके आपको आजीविका प्रदान करना, है ना। और साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय के समान वितरण एवं धन के विकेंद्रीकरण में सहायक है। और जो अधिकांश जनसंख्या, जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो उसको कृषि पर आधारित ना होकर अपने आसपास जो भी चीजें अवेलेबल है ना, उसके अनुसार अपना आजीविका प्रदान करना भी इसका एक महत्व है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्राप्ति, तो आप कहेंगे कि विदेशी मुद्रा प्राप्ति में किस प्रकार से सहायक है, तो जैसे बहुत से शिल्प कलाएं होती है ना,
तो उनके माध्यम से जो जो बहुत सारी चीजें डिजाइनें बनती है वे सभी विदेश में भेजी जाती हैं। उनके माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है वे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक होती है ना। यहाँ खाद, अनाज, खाना, फल वगैरह है तो वो सब विदेश एक्सपोर्ट होता है, तो विदेश वहां ज्यादा, तो वहां से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है। और जो पलायन वाला, जिसे रोजगार ना होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर लेते हैं या खाने कमाने जाते हैं, तो उस प्रकार की जो समस्या है उसको रोकने के लिए भी आपका ग्रामीण उद्योग एक प्रकार से बहुत सहयोगी है। ठीक है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी हेतु ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु ग्रामोद्योग समूह, यानी कि जो ग्रामोद्योग समूह है ना, जो आपका SHG है ना, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो स्व सहायता समूह है, तो समूह के माध्यम से आपको रोजगार प्राप्त कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कोई समूह अगर बनता है तो समूह बनने के बाद पश्चात उस समूह के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे उस आर्थिक सहयोग की मदद से अपना स्वरोजगार क्रिएट कर सके या रोजगार प्राप्त कर सके। जैसे कि गांव में है, महिलाएं अचार वगैरह बनाती हैं, पापड़ वगैरह बनाती हैं, तो वो उनके माध्यम से एक समूह में कार्य करती है और उसी के माध्यम से अपना आजीविका प्राप्त करती है ना। अब इसमें समस्याएं क्या क्या आती है, तो कच्चे माल की समस्या हो जाएगा, अविकसित एवं अकुशल तकनीक हो जाएगा, वित्त की समस्या है, विपणन, विज्ञापन और बाजार की समस्या है। जैसे कि तो विज्ञापन करने के लिए आपको विज्ञापन का समस्या होता है, जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक वो बढ़ेगा कैसे, परचेस कैसे होगा, लोग खरीदेंगे कैसे, है ना। और बाजार, जैसे आपने कच्चे सामान से तो आपने उत्पाद तैयार कर लिया, लेकिन अगर उनको बेचने के लिए आपके पास बाजार नहीं होगा तो आपको समस्या होगा। तो ये प्रकार की समस्या आती है। बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, सूचना व परामर्शदात्री संस्थाओं का अभाव, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव, ऊंचे कर जो टैक्स होते हैं उनके कारण भी ये एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये जो है वो सब एक प्रकार से समस्याएं हैं जो ग्रामीण उद्योग को बढ़ने में रोकती हैं। ठीक है। अब उसको देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, सरकारी प्रयास उनके अंतर्गत, तो प्रथम हम देखते हैं 1947-48 में काटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना हुआ था। 1948 से याद रखेंगे कि काटेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना। 1955 में देखेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो ये जो लघु उद्योग निगम है ना, वो सार्वजनिक क्षेत्र का, यहाँ से याद रखें कि जो लघु जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है ना, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसका एक उद्देश्य है। बट आप याद रखें कि जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र है। उसके बाद देखिए 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत यह अंतर्गत की गई थी। ठीक है। 1957 में देखेंगे, 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में था। ठीक है। 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय मुंबई में है ना। 1958 में देखेंगे लघु उद्योग विकास संगठन। तो यहां से आपका मेन क्वेश्चन जो बन सकता है कि ये सन को याद रखेंगे, सन को, और किस सन में किस संगठन का विकास हो या स्थापना हुआ, तो वो याद रखेंगे। एग्जाम में आपको ये कोड के रूप में मिलाने के रूप में पूछ सकता है, क्योंकि अभी अधिकांश एग्जाम में आपको कोड स्तर के प्रश्न दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे ताकि आप जो कोड मिलाने वाले प्रश्न आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकें। उसके बाद देखेंगे 1990 में, है ना, 1990 में SIDBI 2 अप्रैल 1990 को भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में, है ना। तो ये जो है सिडबी है ना, सिडबी मान के चलिए, सिडबी वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोगी संस्था के रूप में लघु उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना। तो ये जो आपका सिडबी है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय याद रखेंगे इसका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखेंगे 2001 में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए दिनांक 20 जुलाई 2001 के आदेश से किया गया, यानी कि जो 2001 में हुआ था उसका आदेश आपका 20 जुलाई को आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद 2001 में ही किया गया। ठीक है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर लिया है कि एक प्रकार से जैसे कि पहले है ना, पहले कोई कंपनी है ना,
पहले परिभाषा में देखे, कोई कंपनी कब कहलाती है, जब उसका जो उपकरण में निवेश 20 लाख से कम होता था, लेकिन अब उस राशि को 20 लाख ना करके 25 लाख से अगर कम है तो उसे सूक्ष्म क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अगर कोई राशि 20 लाख से कम है और पहले ये था, और उसके बाद अगर 25 लाख से कम है संयंत्र में खर्चा, तो हम कहेंगे कि ये सूक्ष्म क्षेत्र है, सूक्ष्म उद्योग का क्षेत्र है, और इसका जो सालाना टर्नओवर है ना 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और कारोबार में 5 करोड़ से संयंत्र तथा मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, और कारोबार का टर्नओवर 1 से 5 करोड़ रुपए से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी जो नई परिभाषा है विनिर्माण है उससे संबंधित है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ग्रामोद्योग है ना। ग्रामोद्योग में विभिन्न क्षेत्र शामिल है जो निम्नलिखित है, यानी कि ग्राम उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से जो आए हैं है ना, जो शामिल है उन लोग निम्न है ना। विभिन्न जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कृषि आधारित व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एबीएफपीआई, खनिज आधारित उद्योग यानी माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री है ना, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग, हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग हो जाएगा। ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी आयोग RANTI है ना, और सेवा उद्योग। तो ये जो आपका जो शब्द है ना, इसका फुल फॉर्म आप निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप सर्च करेंगे, सर्च करके आपको जो ये नोट्स प्रदान किया जाएगा उसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद जो साइड में है ना, तो इसका आप फुल फॉर्म यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्रामोद्योग से जो जुड़ी हुई है ना, ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाएं। तो ग्रामोद्योग से संबंधित जो जो योजनाएं हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशम के बारे में है ना, रेशम उद्योग। तो उसका उद्देश्य है विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय निवासी विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो इसका मेन जो काम है वो रोजगार उपलब्ध कराना। और प्रदेश में टसर कृमि पालन है ना, ये पालन का कार्य परंपरागत है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की है ना, छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की रेशम प्रजातियों, जैसे कि टसर आपका एक हो जाएगा टसर प्रजाति, दूसरा है आपका मलबरी ककुन का उत्पादन होता है। तो ये एग्जाम में आप याद रख लेंगे। साथ ही जो 2021-22 का डाटा है ना वो यहाँ देख लेंगे, और जैसे जो डाटा नया अपडेट होगा वो आपको वहां से उपलब्ध करा दिया जाएगा है ना। उसके बाद हम देखते हैं रेशम उद्योग के अंतर्गत जो हमारा दूसरा प्रकार था ना, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना। ठीक है, तो मलबरी जो रेशम है उसके विकास और विस्तार के लिए जो योजना लाया गया था वो आपका मलबरी हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? मलबरी ककुन उत्पादन का हितग्राही और श्रमिकों को लाभान्वित करना। ठीक है, और टोटल अगर केंद्र की बात करें है ना, कितने सेंटर थे, तो उसकी अगर बात करें तो केंद्र की संख्या हम देखते हैं, रेशम केंद्र की संख्या टोटल 66 है, कपून बैंक की संख्या 18 हो जाएगा, और आपका यार्न बैंक की संख्या 4 है। तो यहां से आपका कूट स्तर के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका कूट स्तर के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आप याद लेंगे कि रेशम केंद्र की संख्या 66 है, कपून बैंक 18, यार्न बैंक 4। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नैसर्गिक बीज प्रजनन एवं कोशा संग्रहण योजना। इसका मुख्य उद्देश्य नैसर्गिक ककून का उत्पादन और संग्रहण कर संग्राहकों या हितग्राहियों को लाभान्वित करना। ठीक है, इसका जो डाटा है, जो 21-22 का डाटा है वो इस प्रकार से है। अभी जो एग्जाम है वो नए डाटा को ना पूछकर एग्जाम में पुराने डाटा को पूछ रहे हैं, तो आपको पुराना डाटा और नया डाटा दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा है टसर धागाकरण योजना। तो रेशम प्रजाति के अंतर्गत हमने 2 प्रजाति देखा था, पहला टसर प्रजाति के रेशम कीट है और दूसरा आपका मालबरी। तो हम पहला जो टसर है, टसर धागाकरण योजना, उत्पादन क्या था? टसर, इसका उत्पादन टसर रा सिल्क एवं स्पिन धागा है ना, स्पिन धागा के रूप में। तो इसका जो डाटा है वो इस प्रकार से है, इसको आप डाटा को रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हथकरघा के बारे में है ना। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हथकरघा के बारे में। हथकरघा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 19,265 हथकरघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है, अर्थात
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में हथकरघा कितने प्रकार से जो उद्योग है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोसा वस्त्र उत्पादक, है ना। तो जो कोसा वस्त्र उत्पादक है पहले नंबर में आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे रायगढ़। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कोसा उत्पादक जिला प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है। तो याद रखेंगे एक जिला आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रायगढ़। सूती वस्त्र उत्पादक जिला की अगर बात करें तो टोटल ये 9 जिले हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर। ठीक है। और इसमें विशेष की बात करें, इसे एक पॉइंट है विशेष के रूप में आपको दे दिया जाएगा। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है ना। तो जगदलपुर के परंपरा याद रखेंगे कि जगदलपुर के परंपरागत जो वस्त्र हैं वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें तो प्रदेश के हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करना। तो मेन जिसका है उद्देश्य उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब अगर हम हथकरघा संघ की अगर बात करें, है ना, तो जितनी भी हथकरघा संघ हैं वो देख लेते हैं। पहला देखते हैं नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2018-19 में इसकी स्थापना हुआ था और ये रायपुर में है। ठीक है। दूसरा देखते हैं स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2018-19 में हुआ था। इसका जो है स्थापना भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश में। तीसरा जिला स्तरीय प्रदर्शन हुआ था, है ना, 2019-20 में। ये छत्तीसगढ़ के यहाँ पर राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बिलासपुर और कांकेर कोंडागांव इन 5 जिलों में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी अगर गठन की बात करें तो गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ था। मुख्यालय है इसका रायपुर में और इसका जो मेन उद्देश्य है ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना, यानी कि जो इंडस्ट्री है ना, या ग्रामीण उद्योग से जो रिलेटेड उद्योग हैं उनको स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और कार्य किस प्रकार से करता है, विकास एवं संवर्धन में सहयोग तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो कोसा उत्पादन या हथकरघा उद्योग करना चाह रहे हैं तो उनको एक आर्थिक सहायता प्रदान करना इस संस्था का मेन काम है। ठीक है। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित योजनाएं या कार्यक्रम जो चल रही हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना, मुख्य हो जाएगा। अब इसमें जो मेन है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करने में सहायता करना। मेन है आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, इस प्रकार के जो इस श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको आजीविका प्रदान करना। ठीक है। या उनको जो स्थापना करना है उसके लिए सहयोग करना। और सहयोग है इसमें 1 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख, विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख तथा अनुदान की राशि 35% है। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार है तो देख लेंगे, अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो 1 लाख रुपए, विनिर्माण हेतु 3 लाख रुपए की राशि तथा अनुदान राशि की सीमा 35% तक की है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये आप एक बार पढ़ लेंगे, बस ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कारीगर प्रशिक्षण योजना, तो इस योजना के तहत जो कारीगर है उनको प्रशिक्षण देने का मेन इसका काम है ना। खाद्य उत्पादन कार्य की बात करें, खाद्य उत्पादन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से उपलब्ध कराना। उत्पादन केंद्र की बात करें, खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम हेतु 8 उत्पादन केंद्र संचालित है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि खाद्य उत्पाद कार्यक्रम के तहत, है ना, जो केंद्र है वो उनकी जो संख्या है वो 8 है ना, 8 उत्पादन केंद्र यहाँ से लिख लेते हैं, 8 उत्पादन केंद्र संचालित है। तो यहां से याद रखेंगे आप खाद्य उत्पादन कार्यक्रम में कितने केंद्र संचालित हैं, तो आप याद रखेंगे 8 केंद्र संचालित है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांसकला केंद्र है, यानी कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र है वो मुख्य रूप से बांस शिल्प कला पर आधारित है ना। बांस कला पर आधारित है। ठीक है। द्वारा अगर देखें किसकी स्थापना किनके द्वारा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, और इसका स्थापना का स्थान है जगदलपुर से, है ना।
प्रावधान की अगर बात करें, इस केंद्र के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। यानी कि जो बांस से जो बनी, आर्ट से बनी हुई जो सामान है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर और छत्तीसगढ़ से बाहर भी इनको बेचा जा रहा है, और इसके माध्यम से जो वनांचल की जो महिलाएं हैं ना, या जो महिलाएं हैं ना, ग्रामीण स्तर या ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। दूसरा देखते हैं विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। इसका स्थान बस याद रखेंगे कि रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। ठीक है, तो जितने भी पूर्व वाले हैं पूरा आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसका बस आप डेट याद रखेंगे कि 8 अप्रैल 2015 को स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को हुआ था, तो बस ये डेट बस आप याद रखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसका मेन कार्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किए गए प्रमुख सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। विभाग की अगर बात करें तो इसके तहत राज्य के 23 विभाग एवं संस्था संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना या गठन की बात करें तो 7 अप्रैल 2001 को किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत, और इसका मेन काम है कि जो विभिन्न औद्योगिक विभाग के संवर्धन, प्रचार प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास तथा औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों की स्थापना करना। यानी कि जो मेन कार्य है, पार्क मतलब पार्क से तात्पर्य जो आपका इंडस्ट्री क्षेत्र है ना, वो उनकी स्थापना करना इसका मुख्य काम है। राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे नई दिल्ली में जो होता है, में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। तो जो राज्योत्सव होता है मेन, उसमें इस प्रकार की जो चीजों को दिखाने का, जो रिप्रेजेंट करने का कार्य है, वो इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो भिलाई दुर्ग में है, और अधीन की बात करें तो ये जो CSIDN है ना, जो मेन आपका छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSIDC के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसकी स्थापना नया रायपुर में हुआ था। स्वीकृत यानी कि भारत सरकार द्वारा इनको शुरू किया गया था। इनकी स्थापना हेतु 8 इकाइयों की भूमि को आवंटित की गई है, यानी कि टोटल 8 यूनिट है, 8 जगह इनको स्थापना होना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिनका स्थापना नया रायपुर में हुआ है। ठीक है, ई मानक पोर्टल है, ई मानक 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था। स्टैंड अप इंडिया योजना है ना, स्टैंड अप योजना है, उसके लिए अगर पात्रता की बात करें तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी, ये 3 जो प्रकार हैं वो उनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री रोजगार है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना मेन इसका काम है, नाम से ही स्पष्ट है। और अगर हम पात्रता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं हो जाएगा, 8वीं उत्तीर्ण हो जाएगा, है ना। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। सोसाइटी और स्वयं सहायता समूह भी पात्र होंगे, यानी कि जो सेल्फ हेल्डेड ग्रुप हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे। समाज का सुस्थित है ना सदस्य होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं सेवा एवं व्यवसाय हो तो अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि सहयोग दिया जाता है। ठीक है, सामान्य अनुदान की बात करें है ना, तो शहरी ग्रामीण, तो शहरी में आपका 15% हो जाएगा सामान्य वर्ग को, और ग्रामीण में सामान्य को 25%। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य, तो उसमें अनुदान की राशि 25% होता है, किसमें, शहरी में होता है, और 35% आपका ग्रामीण में होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आप ये देख लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, बाकी एग्जाम अगर यहाँ क्वेश्चन बनता तो वो छूटना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, स्थापना के या कार्यविधि की बात करें 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2023 तक, है ना, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। तो ठीक है, आज इस प्रकार से हमने यूनिट 3 आपका यहाँ से समाप्त हो रहा है।
ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आपको एडीओ के लिए फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब फुल कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लासेस रहेगा, टॉपिक टेस्ट रहेगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ रहेगा, वैलिडिटी 1 ईयर होगा और टेस्टर सीरीज में आपका टोटल 50 टेस्टर दिए जाएंगे। ठीक है, 10 आपका फ्री टेस्ट रहेगा, 30 आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा, 10 मेगा टेस्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका 50 टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट को आप अपने समय के अनुसार कभी भी किसी भी समय दिला सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।